कोई मीडियम 1 है जिसकी मास डेंसिटी d1, मास डेंसिटी हम लोग वो जो नॉर्मल डेंसिटी जिसको बोलते हैं, हाँ। और यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कौन सी डेंसिटी है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी है। ओके, तो क्वेश्चन इज कि अगर किसी मीडियम की मास डेंसिटी d1 है और दूसरे मीडियम की मास डेंसिटी, मीडियम 2 की मास डेंसिटी d2 है, ठीक है, तो और हम लोग बोलते हैं कि d2 इज ग्रेटर देन d1, मान लो, तो क्या ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, मान लो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी P1 है मान लो, और इसकी P2 है, ठीक है, तो क्या ऑलवेज P2 विल बी ग्रेटर देन P1? जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है, घना है, मास डेंसिटी तो मालूम है हम लोग को, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, और क्यों होती है मास डेंसिटी, वो भी हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हम लोग, उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल ज्यादा होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग बॉडी सेंटर उसमें जो पढ़े थे केमिस्ट्री में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो मास डेंसिटी है अगर ज्यादा है तो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी ज्यादा होगी? नॉर्मली यस, बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। नॉर्मली यस बट नॉट ऑलवेज, ये कोई मैंडेटरी रूल ऑफ थंब नहीं है इसका, ऐसा देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ऐसा मिलता है, बट इसको हम लोग गारंटीड नहीं ले सकते। वी हैव एग्जांपल्स ऑफ टर्पेंटाइन एंड वाटर। टर्पेंटाइन जो है यूज करते हैं हम लोग पेंट में, मिक्स करते हैं इसको, पेंट करते हैं ना जब, तो बहुत थिक होता है, अगर हो गया वो तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, उसकी मास डेंसिटी जो है वो ज्यादा है वाटर से, बट ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से कम, ठीक है। हाँ। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन ऐसे फुटनोट दी है बुक में, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, अगर किसी मीडियम की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, हम लोग NCERT कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, है ना, और दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 with respect to N1 will be given as N2 by N1। क्यों? ये तो क्लियर है, वैक्यूम के साथ है इसका, ये वैक्यूम के साथ है, वैक्यूम के साथ है, हम लोग करेंगे तो वैक्यूम का कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, यही आएगा रिलेशन, है ना। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यार। जब सिंगल लेटर है N2 है तो क्या मतलब है, ये एब्सोल्यूट है, और ये रिलेटिव। एब्सोल्यूट मैंने विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग की, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सक्सेसिव रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, सक्सेसिव रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर।
बात समझ में आ रही है? नहीं, ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा। हाँ ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा रेक्टेंगुलर। नहीं, अब तक जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है? हाँ। कोई डाउट नहीं है? नहीं। क्या होगा, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो ये अभी बोला मैं n12 इज n1 बाई n2, और n21 क्या हो जाएगा, n2 बाई n1। तो हम लोग यहाँ से दोनों से लिख सकते हैं कि n21 इज इक्वल टू 1 बाई n12। हाँ। ये भी एक रिलेशन याद रखें, रेसिप्रोकल। ठीक है। अगर एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली यहाँ पे इंसिडेंस होती है और हम लोग उसके रिफ्लेक्टेड पार्ट को नहीं देखेंगे, खाली रिफ्रैक्टेड पार्ट को देखेंगे अगर, और हम लोग बोलते हैं कि ये मान लो कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, या ये फिर रेयर मीडियम है, ये एयर है ना, ये गिलास है, और ये फिर वापस आ गया एयर से। किधर शिफ्ट होगा ये? टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल। होगा ना? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये पाथ पे ट्रैवल करेगा, इसका अपना ओरिजिनल पाथ तो ये था, है ना? उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ से ये डेंसर से रेयर में, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल है, ये फिर यहाँ से इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ये डेविएट हो गया इधर से, है? हाँ। ये यहाँ से आया, ये रे ऑफ लाइट दिखाना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये देखो, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो क्या दिख रहा है हम लोग को? इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जो है वो कैसी है, होगी पैरेलल होगी। क्लियर है ये बात? हाँ। कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको? प्रूफ कर सकते हैं क्या? प्रूफ कर सकते हैं एंगल से। एंगल से। ये है मेरा I1 और ये है R1, और ये है मेरा I2, है ना? और ये क्या है? R2। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि I1 और R2 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, रेक्टेंगुलर स्लैब बोल रहे तो ये पैरेलल लाइन होगा, और अगर ये इक्वल है इसके, तो ये दोनों रेस क्या होंगी? पैरेलल। ज्योमेट्री के रूल हैं, कोई हम लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री के रूल हैं। पैरेलल लाइन को क्रॉस लाइन कट करती है ना? एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब दोनों लाइन पैरेलल। ये दो लाइन पैरेलल होंगी कब? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कब होगी? जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इक्वल होगा। अगर ये इसको कट कर रही है ना? ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ इतना ही करना है। क्या करना है कि अगर हम लोग इसको और इसको प्रूफ कर दिए कि वो दोनों इक्वल है, तो ये हम लोग प्रूफ कर देंगे कि लाइन क्या? पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, प्रोवाइडेड कि ये स्लैब जो वो
ये खुद पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे दो पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल को हम लोग ये पैरेलल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे इसको? R1 और I2 इक्वल है। R1 और I2 इक्वल है। इक्वल है, हाँ, कैसे? दोनों का नॉर्मल I1 और R1 R2 इक्वल है, R1 और तो ये I2 हम लोग को प्रूफ करना है। R1 और I2 R1 और I2 इक्वल है, यस। R1 और I2 इक्वल है। R1 इज इक्वल टू यस, ठीक है। हाँ, अब देखो, साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1 क्या है? N N ऑफ गिलास हाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एयर। एयर। यहाँ वाटर भी दे सकता है ना। उसके बाद दूसरा रिलेशन क्या है हम लोग के पास? साइन ऑफ I2 बाय साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू N एयर A। विद रिस्पेक्ट टू जी। G। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई NGA। हाँ, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि NGA इज इक्वल टू साइन ऑफ R2 बाई साइन ऑफ I2। ये दोनों, इसको इसको रेसिप्रोकल किया मैं, हाँ, तो उसका इसको रेसिप्रोकल किया, हाँ, लिख लिए। हाँ, तो ये दोनों अब सेम हो गए हैं, हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ I1 बाई साइन ऑफ R1। साइन ऑफ R1। हाँ, R1 इज इक्वल टू I2, I2 हो तो जाएगा। साइन ऑफ I1 बाई साइन ऑफ I2, डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I1, दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू I1। और क्योंकि हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे PQ और S समथिंग समथिंग ऐसा। तो क्योंकि PQ इज पैरेलल टू RS एंड R2 इज इक्वल टू I1, देयरफॉर ये रे जो है ये रे के पैरेलल होगी। लेकिन एक हम लोग को शिफ्ट मिलता है ना। हाँ, इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। डिफिनेशन इसका मैं दिया हूँ, उसको देख लेना नोट्स में, या उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। ये लेकिन प्रैक्टिकली समझ लो कि इस शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। The distance between the incident ray and emergent ray when the light is incident obliquely on the refracting slab with the parallel faces is called lateral shift. अब इस केस में एक और चीज देखो हम लोग को मिलती है, ये इसी में हम लोग को यहां से देखो NGA of glass with respect to air cross NAG is equal to क्या होगा? 1। याद, इसको प्रूव करने की जरूरत है हम लोग को? नहीं। कर सकते हैं हम लोग इसको प्रूव, हाँ, इजी है। हाँ, पहले के देखे हुए हम लोग NGA, इसको कभी भी क्या करना है, इसको समझने के लिए जब कुछ कंफ्यूजन होता है इसमें, NG/NA कर लो इंटू NA/NG कर लो। अब हम लोग को कोई कंफ्यूजन, कहीं भी कंफ्यूजन होगा ऐसे कर लेंगे। एक और टॉपिक हम लोग थोड़ा सा बुक से हट के बात करेंगे,
तो हम लोग को जो डिस्कस नहीं किया है कि अगर 3 लेयर्स हों, यहाँ पे 3 लेयर्स होंगे, 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम, ऐसे हो, है ना। मान लो पहले यहाँ पे एयर है, फिर यहाँ पे वाटर है ना, फिर गिलास है, या और ऑयल भी हो सकता है, गिलास हो सकता है, ऑयल हो सकता है, 3 मीडियम हो। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एन ऑफ गिलास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसमें क्या होगा, N21, इसको हम लोग लिखते हैं एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू एन ऑफ गिलास विथ, इसी को जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू फिर एयर आ गया, एन ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू गिलास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक कर लो इसको। NA/NG, यहाँ NG कैंसल, NW कैंसल, NA/NA कैंसल, बच गया क्या, 1। जनरली ये हम लोग कितने भी लेयर्स आ जाएंगे तो ये चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ एक स्मॉल टॉपिक खत्म हुआ हम लोग का, रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है कि एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिफ्रैक्शंस को हम लोग रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या हम लोग को दिखता है, जो होता नहीं है वो दिखता है। रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में होती नहीं है, दिखती हैं। कभी कोई टैंक में, वाटर टैंक में कभी ऐसा हुआ है कि उसमें हमेशा देखना पानी लगेगा कि जब पानी भरा हुआ था उसको झाँक के देखेंगे तो लगेगा कि टैंक जो है बहुत छोटा है, बाहर से देखेंगे तो टैंक इतना बड़ा दिख रहा है, ऐसे झाँक के देखेंगे तो टैंक इतना ही दिख रहा है, उसका जो डेप्थ है वो ऊपर आ जाती है। गिलास में भी पानी को देखेंगे हम लोग तो क्या लगता है गिलास छोटा हो गया, बाहर से देखते हैं तो गिलास इतना बड़ा दिखता है, ऐसे झाँक के देखते तो गिलास इतनी बड़ा दिखता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक इल्यूजन है वो, है ना। तो इसको जो हाइट हम लोग को दिखती है उसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, और जो एक्चुअल हाइट होती है उसको एक्चुअल हाइट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्या होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, हम लोग थोड़ा सा देख। हाँ, और एक चीज ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना, कि इसका हम लोग को सिर्फ बुक में, एनसीईआरटी में इसका सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया है सिर्फ, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको प्रूफ भी कर लेंगे, साथ में कुछ थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे, उसका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ इसमें अभी तक बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ। देखो